नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। संसद में 8वें पे कमीशन की फाइल को लेकर के सारे सांसद सो गए हैं। जी हां, चलिए कौन सी फाइल है इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जुलाई 2026 से बढ़ने वाला डीएडीआर के रेट को डिक्लेयर करके वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें 3 कैटेगरी के डीए की बढ़ोतरी को लागू किया गया है। जी हां, जुलाई 2026 के डीए बढ़ोतरी की बात कर रहा हूं मैं। आगे उस आदेश को भी दिखा के आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, पेंशन भुगतान में अगर देरी हो तो इसमें गलती किसकी होती है? बैंक की होती है, सीपीपीसी की होती है, रिकॉर्ड ऑफिस की होती है, पीसीडीए की होती है। आखिर ऐसे गलती का खामियाजा पेंशनर क्यों भुगतें, इसके बारे में भी आगे जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ सरकार ने कह दिया है, वित्त मंत्रालय ने कह दिया है कि अब प्लास्टिक के नोट्स यानी कि करेंसी नोट्स, जो आप नोट्स इस्तेमाल करते हैं, पैसा इस्तेमाल करते हैं, वो अब प्लास्टिक के होने जा रहे हैं। जी हां, ट्रायल चल रहा है। इसके बारे में भी वित्त मंत्रालय की तरफ से एक जानकारी जारी की गई है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, आप सबको पता है कि आसाम में एक बहुत बड़ी त्रासदी चल रही है बादल फटने की वजह से। आसाम के कई जिले पानी के नीचे समा गए हैं, घर के घर पानी के नीचे समा गए हैं। तो इस बाढ़ इफेक्टेड, ये मामूली बाढ़ नहीं है, हर साल जो होती है वो नहीं है, ये अलग है। आसाम में तो हर साल बाढ़ होती है, लेकिन ये वाली जो बाढ़ है ये बहुत ही भयंकर बाढ़ है। तो हजारों की संख्या में जो है लोग इफेक्टेड हुए हैं, लाखों की संख्या में लोग अभी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। घरों के घर बह चुके हैं, नस्त नाबूद हो चुके हैं, गांव के गांव बिल्कुल खाली हो चुके हैं, सुनसान वीरान हो चुके हैं। कई सारे जानवरों की मौत हुई है। इतनी बुरी हालत है जिसका हम ब्यौरा भी नहीं दे सकते आपको। तो ऐसे में मैं सैनिक पाठशाला की तरफ से खुद अपने टीम के साथ, 3-4 लोगों के एक टीम के साथ हम जा रहे हैं उस बाढ़ इफेक्टेड एरिया में, ताकि उन लोगों को कुछ मदद हो सके हमारी तरफ से। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है, जितना हो सके आप अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट कीजिएगा। मैं इस तरीके की मांग कभी नहीं करता हूं। मैं अपनी तरफ से जो भी आप लोगों को सर्विसेज देता हूं, जो भी जानकारियां देता हूं, या किसी का पर्सनली काम भी करता हूं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है दोस्तों। लेकिन आज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आसाम की इस त्रासदी में सैनिक पाठशाला की तरफ से उन लोगों को मदद करने के लिए आप भी मेरी मदद करें, आप भी खुद की मदद करें, ताकि हम हमारे सैनिक पाठशाला परिवार की तरफ से उन लोगों को कुछ मदद पहुंचा सकें। आपको ये क्यूआर कोड भी दे रहा हूं, लेकिन क्यूआर कोड 24 घंटे के लिए 50 ट्रांजेक्शन के लिए खुलता है, फिर ब्लॉक हो जाता है। इस वजह से क्यूआर कोड में अगर पेमेंट ना हो तो जो अकाउंट डिटेल्स है वहां पर आप आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर वगैरह इस्तेमाल करके जरूर ट्रांसफर कीजिएगा। जितना हो सके आपसे जितना बन पड़ता है मदद कीजिए, ताकि हम सैनिक पाठशाला का परिवार होकर के उनको मदद पहुंचा सकें। कुछ दिनों के बाद मैं जाने वाला हूं वहां, तो अंदरूनी इलाके में जाकर के हम मदद पहुंचाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों आज की जानकारी की ओर। सबसे पहली जानकारी, अब सरकार जारी करेगी प्लास्टिक के करेंसी नोट्स, संसद में वित्त मंत्रालय का कबूलनामा। जी हां, संसद के अंदर वित्त मंत्रालय ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। चलिए जो सवाल जवाब हुआ है उसका ब्यौरा देखते हैं। दोस्तों, भारत के संसद के लोकसभा के अंदर से अभी अभी ये बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें भारत सरकार से 27 जुलाई 2026 को वित्त मंत्रालय से कुछ सवाल किए गए और उस सवाल का जवाब भारत सरकार ने दिए हैं। और प्लास्टिक नोट शुरू करने के संदर्भ में ये सवाल थे दोस्तों, जिसमें श्री रामप्रीत मंडल और श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल, जो कि लोकसभा के सांसद हैं, उनके द्वारा यह सवाल किया गया। और सवाल क्या था, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक का पॉलीमीटर प्लास्टिक के नोट शुरू करने का प्रस्ताव है? यदि हां तो इसके क्या कारण है और इससे डिजिटल भुगतान प्रणाली पर किस प्रकार प्रभाव पड़ने की संभावना है? क्या सरकार का एक निश्चित समय सीमा के भीतर कागजी मुद्रा को पॉलीमीटर नोटों से बदलने का प्रस्ताव है? और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? जिस पर उत्तर दिया है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने, और जो उत्तर है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने अपने केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 25 के अनुसार क्षेत्रीय परीक्षणों फील्ड ट्रायल के लिए 10 रुपए और 20 रुपए के एक विलियन पॉलीमर बैंक नोट शुरू करने और क्षेत्रीय परीक्षणों फील्ड ट्रायल के सफल समापन के बाद इन दोनों मूल्य वर्गों के पॉलीमर बैंक नोट नियमित रूप से जारी करने के लिए एक प्रस्ताव सरकार को भेजा था।
इस प्रस्ताव को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ट्रायल होगा अभी 1 मिलियन जो है 10 रुपए और 20 रुपए के जो है नोट पहले छापे जाएंगे। उसके बाद जैसे ही ये ट्रायल सक्सेस हो जाएगा फिर 10 रुपए और 20 रुपए के पूरे नोट बदल दिए जाएंगे पॉलीमर नोट यानी कि प्लास्टिक के नोटों में। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया था कि अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार पॉलीमर बैंक नोटों का जीवन काल कागजी बैंक नोटों की तुलना में काफी अधिक है। पॉलीमर बैंक नोटों को लाने का जो काम फिलहाल प्रारंभिक चरण में है और डिजिटल भुगतान पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका पता इन नोटों के नियमित रूप से जारी होने के बाद ही लगाया जा सकता है। इसके अलावा बैंक नोट और डिजिटल भुगतान प्रणाली जनता के लिए उपलब्ध भुगतान के पूरक साधन है। और ग और घ का जो जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक ने के अनुसार कागज आधारित बैंक नोटों के साथ साथ पॉलीमर बैंक नोटों को जारी करने का प्रस्ताव है और कागजी मुद्रा को पॉलीमर सबस्ट्रेट आधारित बैंक नोटों से बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो दोस्तों कहने का मतलब अभी फिलहाल 10 रुपए और 20 रुपए प्लास्टिक का नोट जो है अभी ट्रायल में है। जैसे ही ये ट्रायल सक्सेस हो जाएगा 10 रुपए और 20 रुपए वाले पूरे के पूरे नोट प्लास्टिक के नोटों में बदल जाएंगे। अब 10 और 20 के नोट तो आने वाले समय में बहुत जल्दी हमें मिल जाएंगे, लेकिन आगे बाकी नोट्स प्लास्टिक के होंगे या नहीं होंगे वो समय बताएगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, पेंशनर भुगत रहे बैंक पीसीडीए रिकॉर्ड्स की गलती की सजा, कब तय होगी जवाबदेही, कौन लेगा जिम्मेवारी। जी हां दोस्तों, कभी कभी यह पाया जाता है कि पेंशनर की कोई गलती नहीं है, पेंशनर बिल्कुल अनजान है, लेकिन गलती किसी और की होती है और उसका भुगतान पेंशनर को करना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में कौन लेगा जवाबदेही, कौन पेंशनर की इस जो नुकसान है उसका भरपाई करेगा। क्या आपको नहीं लगता इसके लिए अलग से विभाग बनाया जाए ताकि पेंशनर को अगर गलती से कोई देरी से भुगतान किया जाए या कुछ कंपेंसेशन मिलना चाहिए ना मिले तो उस कंपेंसेशन को दिलाया जा सके। चलिए एक ईमेल के जरिए आपको समझाता हूं जो पेंशनर को एड्रेस किया गया है सीपीपीसी की तरफ से। दोस्तों ये सामने आप एसबीआई के सीपीपीसी ने एक पेंशनर को एड्रेस किया गया ईमेल का जवाब आप देख पा रहे हैं, जिस पर इस जवाब को आप पढ़ेंगे तो आप भी हैरत में रह जाएंगे। जी हां, आखिर गलती किसकी है, आखिर पेंशनर की विडंबना को कौन समझेगा। देखिए, डियर सर, with reference to the trial mail we advise that family pension account in respect of Srimati Rajkumari was already opened in October 2024 as per EPPO number so and so। यानी कि सीपीपीसी ने फैमिली पेंशन का अकाउंट जो कि सीपीपीसी के अंदर ओपन होना है वो अक्टूबर 2024 में ही खोल दिया था उन्होंने। सफिक्स नंबर भी यहां लिखा है, इन आवर पेंशन सिस्टम एंड द लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हैज आल्सो बीन अपडेटेड एट आवर एंड। यानी कि उनका पेंशन सिस्टम में अकाउंट खुल गया, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी ऑलरेडी उन्होंने अपडेट कर दिया। लेकिन देखिए, हाउएवर ड्यू टू द नॉन रिसिप्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव रोल फैमिली पेंशन कुड नॉट बी रिलीज्ड इनटू हर अकाउंट। यानी कि 2024 अक्टूबर से लेकर के डिस्क्रिप्टिव रोल उनके पास नहीं पहुंचा, जिस वजह से फैमिली पेंशन नहीं रिलीज किया जा सका। देखिए, लगभग 2 साल तक डिस्क्रिप्टिव रोल की वजह से पेंशनर को पेंशन का भुगतान ही नहीं किया सीपीपीसी ने। आगे लिखा गया है, द डिस्क्रिप्टिव रोल हैज बीन रिसीव्ड इन जून 2026 एंड सेम हैज बीन अपडेटेड इन आवर रिकॉर्ड्स। यानी कि जून 2026 में हमें आपका डिस्क्रिप्टिव रोल मिला और हमने उसको हमारे रिकॉर्ड में अपडेट कर दिया। द फैमिली पेंशन फॉर द मंथ ऑफ जून 2026 हैज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट ऑन 9 जुलाई 2026। तो जैसे ही हमने डिस्क्रिप्टिव रोल अपडेट कर दिया, जून महीने का जो पेंशन है फैमिली पेंशन 9 जुलाई 2026 को हमने आपके खाते में क्रेडिट कर दिया। द एरियर फॉर द पीरियड विद इफेक्ट फ्रॉम 14 मई 2023 टू 31 मई 2026 हैव आल्सो बीन क्रेडिटेड ऑन 17 जुलाई 2026 अलोंग विद डीसीआरजी अमाउंट। यानी कि जो पुराना बकाया था 14 मई 2023 से लेकर 31 मई 2026 तक का, जिस समय में आपका अकाउंट खुलने के बावजूद भी हमने डिस्क्रिप्टिव रोल ना होने की वजह से नहीं भुगतान किया था, उसको भी हमने 17 जुलाई 2026 को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के अमाउंट के साथ साथ भुगतान कर दिया। और आगे लिखा गया है, इन द व्यू ऑफ अबव देयर इज नो डिले ऑन पार्ट ऑफ सीपीपीसी चंडीगढ़। इनका कहना है कि इस वजह से, ऊपर की वजहों की वजह से हमने आपको पेंशन देरी से दिया, इसलिए हमारी कोई गलती नहीं है। इस पर बड़ी विडंबना है। अब जो डिस्क्रिप्टिव रोल सीपीपीसी के पास नहीं पहुंचा, ये सीपीपीसी की गलती है, पीसीडीए की गलती है, रिकॉर्ड ऑफिस की गलती है, या किसकी गलती है?
इसके ऊपर छानबीन कौन करेगा, इसका जो दायित्व है कौन लेगा जिम्मेवारी। यह बहुत बड़ी विडंबना है। इस तरीके के केसेस जहां पर किसी का भी इन्वॉल्वमेंट क्लियर ना हो, तो ऐसे केसेस पर जो है छानबीन करने के लिए अलग से एक ब्रांच होना चाहिए जो कि सही सही किसका दायित्व है, किसकी जिम्मेवारी है, उसको तय करे और उन्हीं से पेंशनर को कंपेंसेशन दिलाया जाए, पेंशनर को कम से कम ब्याज दिलाया जाए। अब इन पेंशनर को अगर ये पैसा 2024 में मिल गया होता तो 2024 में पता नहीं उस पैसे का वैल्यू कितना था, जो 2026 में आकर के कम हो गया। तो ऐसे में इस तरीके के केसेस को स्पेशल तरीके से डील करने के लिए अलग से ब्रांच होने बेहद जरूरी है दोस्तों। तो ऐसे केसेस में पेंशनर को कंपेंसेशन दिलाने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होना चाहिए, ये मेरा मानना है। आप क्या मानते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 1 जुलाई 2026 से डीए बढ़ोतरी का आदेश जारी किया वित्त मंत्रालय ने, सीपीएसई के समय से बल्ले बल्ले। जी हां दोस्तों 1 जुलाई 2026 से बढ़ने वाला डीएडीआर का आदेश जारी हुआ है, वो भी वित्त मंत्रालय से। जी हां, और यह आदेश किसके लिए, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के कर्मचारियों के लिए। जी हां, चलिए आदेश को देख करके पहले समझ लेते हैं दोस्तों। ये वित्त मंत्रालय का जनवरी 2026 से डीएडीआर बढ़ोतरी वाला आदेश आप देख पा रहे हैं। इसके आगे में फिर जुलाई 2026 से जो डीएडीआर की बढ़ोतरी करके वित्त मंत्रालय ने आदेश निकाला वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये देखिए, ये फरवरी 2026 का आदेश है और ये आदेश है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो कर्मचारी हैं उनके लिए। अब देखिए, इनके 3 तरीके के डीए की बढ़ोतरी होती है। एक डीए की बढ़ोतरी उनके लिए जो 1997 से पहले के रिटायरी हैं यानी कि पुराने जो हैं, उसके बाद 2006 से जो कर्मचारी हैं उनके लिए अलग से होता है और 2017 से जो कर्मचारी हैं उनके लिए अलग से होता है। तो जनवरी 2006 से आप यहां पर देखेंगे तो जनवरी 2006 से जो 1997 का जो डीए का रूल फॉलो करके जिनको डीए मिलता है उनका डीए का परसेंटेज था 468.5%। फिर 2007 के रूल को फॉलो करके जिनको डीए मिलता है उनका 236.7% और 2017 यानी कि 7वें पे कमीशन के बाद जिनका डीए का जो है बढ़ोतरी कैलकुलेट किया जाता है उनका 53.4% था। यह जनवरी 2026 का रेट है। अब चलिए, अभी दोबारा से इन्हीं कर्मचारियों का जुलाई 2026 से बढ़ने वाला डीए का रेट भी जो है वित्त मंत्रालय ने जारी कर दिया है। चलिए उसको देखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, वित्त मंत्रालय का 17 जुलाई 2026 का आदेश है। अगर वित्त मंत्रालय सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के कर्मचारियों के लिए 17 जुलाई 2026 को ही जुलाई से बढ़ने वाला डियरनेस अलाउंस का रेट फिक्स कर सकती है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए डीएडीआर तय करने में क्यों सितंबर से अक्टूबर तक का समय लगता है, यह बड़ा सवाल है। चलिए खैर, अब इन्होंने जो बढ़ोतरी इन कर्मचारियों का किया है वो आप समझिए। अब देखिए, जो पुराने रेट में 1997 के रेट में लेते हैं उनका बढ़ोतरी 468.5 से बढ़कर 476.9 हो गया। यहां पर आप देखेंगे 476.9 हो गया, जो कि 468.5 था जनवरी 2026 में। तो 8.4% की बढ़ोतरी इनके लिए 1997 वालों के लिए। फिर 2007 वालों के लिए ये अब 236.7 जो था जनवरी 2026 से वो बढ़ के 241.7 हो गया है, यानी कि इनको 5% की बढ़ोतरी हुई है। और जो 2017 के रेट में लेते हैं यानी कि 7वें पे कमीशन को लागू करके जो लेते हैं उनका डीए के रेट में पहले जो था वो 53.4 था जनवरी 2026 से, जो बढ़ करके 55.7 हुआ है, यानी कि 2.3% की बढ़ोतरी उनको मिल चुकी है। और यह आदेश वित्त मंत्रालय ने ही जारी किया है और इस आदेश में जुलाई 2026 से ही डीए की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के कर्मचारियों के लिए तो कहीं ना कहीं समय से इनको तो डीए की बढ़ोतरी दे दी गई है दोस्तों, जो आप यहां देख पा रहे हैं। सीपीएसई के जो कर्मचारी हैं उनके लिए डीए बढ़ोतरी का आदेश जारी हो गया। अगर यह आदेश समय से जारी हो सकता है उन्हीं आंकड़ों के बेस पर, तो क्यों नहीं कर्मचारी जो केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनका भी आदेश समय से जारी किया जाए? क्यों हमें सितंबर अक्टूबर तक का इंतजार करना पड़े? अगर आंकड़े आ गए हो तो उन आंकड़ों के बेस पर हमारे लिए भी जो डीएडीआर बढ़ता है उसको भी समय से लागू कर दिया जाना चाहिए। आप क्या मानते हैं दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, आखिरी जानकारी। 8 सीपीसी के फाइल पर संसद में सो गए सारे सांसद, हंगामा पेमेंट बढ़ोतरी के लिए। जी हां दोस्तों, 1 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए कि 8वें पे कमीशन के बेस पर ही
सांसदों का और विधायकों का भी पेमेंट अगर बढ़ोतरी होना होता तो आज के डेट में जो मानसून सेशन चल रहा है वहां क्या हो गया होता। आप सोचिए, अगर सांसदों को भी इसी पे कमीशन के बेस पर अगर पेमेंट बढ़ोतरी मिलनी होती तो अभी तक तो हंगामा हो चुका होता। लेकिन संसद को चलते हुए 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन इस 1 हफ्ते हो जाने के बाद भी कहीं किसी ने भी 8वें पे कमीशन का जिक्र तक नहीं किया है। किसी विपक्ष ने भी सवाल भी नहीं किया है। पक्ष वालों ने तो नहीं किया है, विपक्ष वालों ने भी अभी तक 8वें पे कमीशन को लेकर एक भी सवाल नहीं किया कि अभी तक गाड़ी कहां पहुंची है, आप कितना फिटमेंट फैक्टर देंगे। कर्मचारियों ने 3.83 की मांग की है, आप क्या उसको देंगे या नहीं देंगे, यह सवाल किसी ने नहीं किया है। लेकिन यही पे कमीशन अगर सांसदों विधायकों के लिए भी लागू होता तो अभी तक तो हंगामा हो जाना था। लेकिन अभी उस फाइल को दबा करके सो गए हैं। 1 हफ्ता हो चुका है, कहीं ना कहीं यह बहुत ही दुखद है। कम से कम सवाल तो कीजिए, सरकार से पूछिए क्या चल रहा है, अभी तक गाड़ी कहां पहुंची, कब तक रिपोर्ट सबमिट होगा। क्योंकि सारे के सारे कर्मचारी, लाखों करोड़ों की संख्या में कर्मचारी और पेंशनर्स इसका इंतजार कर रहे हैं। आपके ऊपर भी हमारी आस है। संसद में आप बैठे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, हम मानते हैं कि संसद में बहुत सारे मुद्दे डिस्कस हो रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण भी मुद्दे होंगे। लेकिन 8वां पे कमीशन भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। लाखों के करोड़ों की संख्या में अगर लोग एक विषय को लेकर के आपके ऊपर टकटकी लगाए देख रहे हैं तो आपका भी जिम्मेवारी बनता है कि कम से कम संसद में इस विषय को उठाएं। 1 हफ्ता गुजर चुका है, अब हम आस करते हैं, हम आपसे यह भरोसा कम से कम रख सकते हैं कि आगे इस सवाल को कीजिए, सरकार से पूछिए, जल्दी उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए प्रेशर तो बनाइए। ये कम से कम विपक्ष का भी काम है। तो पता नहीं क्यों उस फाइल को लेकर के सो गए हैं। लेकिन यही अगर आपकी भी अगर अभी पेंशन पेमेंट बढ़ोतरी का मुद्दा 8वें पे कमीशन के साथ जुड़ा हुआ होता तो शायद हंगामा हो जाना था, या तो चुपके से पारित भी हो जाना था। तो कहीं ना कहीं बेहद जरूरी है, हम सभी कर्मचारी पेंशनर्स गुजारिश करते हैं कि संसद में इस विषय को चर्चा करें। कैसे 8वें पे कमीशन में अच्छा फायदा दिया जा सकता है, कैसे इसको समय से लागू किया जा सकता है, उसके ऊपर चर्चा हो। यह भी महत्वपूर्ण चर्चा बन सकती है संसद के अंदर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी जानकारी और इसी अपील के साथ आया था। जाते जाते आप सबसे फिर से गुजारिश करता हूं कि आसाम में जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है वहां सैनिक पाठशाला की तरफ से मदद पहुंचाने के लिए ये जो अकाउंट डिटेल्स है और क्यूआर कोड भी है, लेकिन क्यूआर कोड में अगर पेमेंट ना हो तो अकाउंट डिटेल्स का इस्तेमाल करके आप जरूर कंट्रीब्यूट करें, ताकि हम अपने सैनिक पाठशाला परिवार की तरफ से वहां जाकर के मदद का हाथ आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।